अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर को। लैंग्वेज डिसऑर्डर को रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर भी कहा जाता था। रिसेप्टिव यानी अगले की बात को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, और एक्सप्रेसिव यानी अपनी थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ये डिसऑर्डर बच्चों में कॉमन होता है। ऐसे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हुए। वो बोलते हुए सही अल्फाज का चुनाव नहीं कर पा रहे होते, उनसे एक क्लियर सेंटेंस नहीं बन रहा होता, उनके सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट होते हैं, अनग्रामेटिकल होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। उनकी वोकेबलरी बहुत बेसिक होगी, अगले की बात को अंडरस्टैंड करने भी उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हेयरिंग इशू की वजह से या लो इंटेलिजेंस की वजह से नहीं हो रहा होता, और ना ही उनको कोई स्पीच में प्रॉब्लम होती है, यानी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, बल्कि उनको लैंग्वेज के रूल्स अप्लाई करना नहीं आ रहे होते, वो लैंग्वेज के रूल्स को मास्टर नहीं कर पा रहे होते। लैंग्वेज डिसऑर्डर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। इसको 3 to 5 ईयर्स की एज में डायग्नोज किया जा सकता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर की 3 मेन टाइप्स है। फर्स्ट है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में बच्चा अपनी थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। अगर उसको स्टोरी सुनाई जा रही है तो वो स्टोरी को सिंपल वे में डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। सेंटेंसेस में फिलिंग साउंड्स यूज़ करेगा, कुछ फ्रेजेस को वो रिपीट करता रहेगा। इनकी वोकेबलरी लिमिटेड होती है कंपैरेटिवली इनके एज ग्रुप के बच्चों के। ये अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। कुछ सिचुएशंस में ये खामोश रहेंगे क्योंकि ये लोगों से कनेक्ट करना नहीं जानते। ये कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ओमिट कर देते हैं सेंटेंसेस में से। वर्ड्स का एक लॉजिकल ऑर्डर नहीं बना पा रहे होते, प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे होते। इनके सेंटेंसेस अनग्रामेटिकल होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, या तो बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। ये फिगरेटिव लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे होते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे कि मेटाफोर्स और इडियम्स को। सेकेंड टाइप है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में बच्चा अगले की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उससे क्या डिमांड की जा रही है, उसको क्या डायरेक्शंस दी जा रही है, वो उसको मिसअंडरस्टैंड करेगा, उसको समझ नहीं पाएगा। कभी कभी वो आपको सवाल रिपीट करने को कहेगा, या तो कभी वो बहुत ही डिफरेंटली जवाब दे देगा। थर्ड टाइप है मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में मिक्स सिम्टम्स आते हैं, यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी आते हैं और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी आते हैं। वो लैंग्वेज और वर्ड्स को यूज़ करना भी नहीं जानता, सेंटेंसेस फॉर्म करना भी नहीं जानता, और अगले की बात को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा होता। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है? फैमिली मेम्बर्स में से अगर किसी के लैंग्वेज इम्पेयरमेंट की हिस्ट्री है, या फैमिली में कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर रन कर रहा है, तो बच्चों में लैंग्वेज डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर एक्वायर्ड भी हो सकता है, डेवलपमेंटल भी हो सकता है। एक्वायर्ड की जैसे बात करें, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, कोई ब्रेन इंजरी, कोई हेड इंजरी है, वो भी लैंग्वेज डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। इसके अलावा लैंग्वेज डिसऑर्डर बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स को भी लीड कर सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि वो अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा वो कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, कुछ सिचुएशंस में वो खामोश रहते हैं क्योंकि वो वर्ड्स या सेंटेंसेस को बना नहीं पा रहे होते, क्लियर सेंटेंसेस उनसे बन नहीं पा रहे होते। तो ऐसे बच्चों में इन प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, या वो सोशल एंग्जाइटी के इश्यूज से भी गुजर सकते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हुए एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन देखी जाती है। बच्चों को उनके एज ग्रुप बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि इन बच्चों की लिमिटेड वोकेबलरी होती है कंपैरेटिवली इनके एज ग्रुप के बच्चों के। ये लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, ये अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करते हैं ताकि बच्चों की एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी को चेक किया जा सके। मेडिकल एवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि मेडिकल इलनेस को रूल आउट किया जा सके कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसी हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं आ रही, कहीं डेफनेस तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। आखिर में बात कर लेते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी के थ्रू इन बच्चों की हेल्प की जा सकती है। इनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं, जैसे कि अगर इनको क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो ये अपना हैंड रेस करके वो सवाल रिपीट करवा सकते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू इनको न्यू वर्ड्स और कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं। प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू इनकी लर्निंग को बेटर बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर देना चाहिए ताकि उनको एंग्जाइटी फील ना हो और वो बेहतर लर्निंग कर सकें, अपने सिम्टम्स को मैनेज करना सीख सकें।
आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।